गुड इवनिंग सबको। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उस पे स्टे लग गया है 21 नवंबर तक। रीजन क्या है, देन सेकंड पॉइंट हम बात करने वाले हैं ग्रुप 56 और 57 पे कोर्ट केस सही मायनों पे किस पे चल रहा है, क्या बेसिक है, क्या इसका सोल्यूशन पहले भी हो सकता है। हमारे वकील साहब की राय भी जानिए और इसके अलावा जो अन्य टेक्निकल एग्जाम है क्या उनके एग्जाम भी हो सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तीन तीन गांव का मुझे टारगेट दीजिए। 3 गांव की 4 दिन के अंदर मेरे को कैंडिडेट का नाम चाहिए। मैं 4 दिन के अंदर आपको सारी रिपोर्ट दूंगा, कौन बंदा कहां से क्या कर रहा है, कैसी बात कर रहे हैं सर। वेरीफाई नहीं होगा क्या? बेवकूफ बना रहे हैं सारे देश। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर सकते क्या? 3 दिन के अंदर इन्होंने टीजीटी के लाखों कैंडिडेट्स के यहाँ पे कैंप लगा करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था, वो भी फिजिकली। कौन कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई? कोर्ट सरकार एप्लीकेशन लगाए कि जी हम 4 दिन लगातार सुनवाई करते हैं। मैं समझा दो भैया, इस तरह की गड़बड़ कर रही है कमीशन। कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से इन्होंने डीएफएफ में किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। एससी से बुला लिया, बीसी से बुला लिया, भाई जनरल कैटेगरी वालों को क्यों नहीं बुलाया आपने? वो जनरल कैटेगरी वाले बेचारे डिफेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कोर्ट में खड़ेगा, बोले ऊही भर दिया। वो ऊही भर दिया वाले को आप करवाइए और बीटेक सिविल इंजीनियर को सोशियोलॉजी वाली पोस्ट पर बिठा देंगे आप, जब हो ही नहीं सकता आपकी। कोर्ट ने स्टे मतलब होल्ड का के लिए बता दिया। क्या बताया आप देखिए, ये है डायरी नंबर 99467009। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट है 14 नवंबर 2023 को। और फिर ये आ गया हमारा, एक मिनट, ये एडवोकेट का नाम है क्या है, सार्थक गुप्ता P 1800/2017 एजी हरियाणा। और ये है स्टेटस दिखा दिया है पेंडिंग। ठीक है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग दिखा दिया है। नेक्स्ट डेट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो 21 नवंबर 2023। नेक्स्ट डेट दे दी है 16 नवंबर 2023 अर्जेंट। ये जो इसका हुआ था तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, केस नंबर भी देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो आप। आज का ही है ये। अब इस पे हम छोटे छोटे पॉइंटों में आपको बताऊंगा पूरी क्लियरिटी। तो इस पे स्टे होना क्या है, बेसिकली हुआ क्यों है, मेन रीजन जो हमारे सोशो इकोनॉमिक के 5 अंक मिलते हैं ना, तो मुद्दा ये गंभीर है कि वो 5 अंक मिलते क्यों है। इसी चीज को लेके केस हुआ है। अब कुछ बोलेंगे कि नहीं सर, एक हिदायत दी है कोर्ट ने, अगर आप 95 से रिजल्ट निकालना चाहे तो रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन 100 से आप रिजल्ट नहीं निकालोगे। ठीक है, 95 से आपका निकल सकता है लेकिन 100 से नहीं निकलेगा। अब कुछ केसेस में स्टूडेंट को भी लग रहा होगा कि 5 नंबर गलत दिए जाते हैं, नहीं होने चाहिए। आई थिंक ठीक भी हो सकता है ये। कुछ लगता है कि 5 नंबर सही है, मतलब होने भी चाहिए। इसमें भी दो चीजें होती है बेसिकली। जो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं ना, तो इसको 2.5 अंक देना ठीक है, मतलब 2.5 अंक। लेकिन जिस भी मतलब स्टूडेंट की फादरलेस है तो उसको आई थिंक 2.5 नंबर मिलने चाहिए, या किसी के घर में जॉब नहीं उनके लिए होने चाहिए। इनकम वेरिफिकेशन डजंट मैटर है। तो अभी इसको सरकार क्या करेगी वो तो उस पर डिपेंडेंट है कि इसको बिल्कुल ही 5 नंबर किसी को नहीं देगी या फिर दोबारा से केस जीत के तो ये करेगी। पहले भी एक बार केस हुआ था इसी तरीके से, तो क्या हुआ था, सरकार ने केस हुआ था तो सरकार केस में जीत गई थी और कोर्ट ने सरकार को शाबाशी भी दी थी कि आप ये अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा वो तो देखने वाली बात ही रहेगी। इसमें होता क्या है, हमारा ये तो 5 नंबर का मामला है। हमारा जो पीछे एग्जाम होते थे ना, ग्रुप डी का 2018 में 10 नंबर दिए थे, तो उसमें तो 10 नंबर दिए। हमारा जो पुलिस का एग्जाम हुआ, एसआई का भी हुआ था, 20-20 नंबर दिए। आप बताओ 20-20 नंबर में तो आप मेरिट में उतल पुतल हो जाएगी, एक एक नंबर से भी होती है। तो इस केस पे हमारा अभी आपको पता चल गया है कि 31 तारीख तक पेंडिंग में आ गया है ये, और 56 और 57 का तो पहले ही केस पेंडिंग में है। तो ये था भाई ग्रुप डी का, जो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अभी केस पे क्या स्टे हो गया है, होल्ड पे आ गया है ये। अब कितना टाइम तक रहेगा वो तो देखो, अर्ली हियरिंग तो लगाने वाली नहीं है सरकार। अब बात करते हैं 56 और 57 ग्रुप पे और अदर टेक्निकल ग्रुप पे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो 56 और 57 जो केस अटका हुआ है, आपने हमारे जो वकील साहब हैं धूड़ साहब, उनकी भी बात थोड़ी सी सुनी होगी, मैंने बीच बीच में कटिंग दी है थोड़ी आपको। तो एक जगदीप सर ने भी पूरा उसका इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने क्या कहा है बेसिकली। वकील साहब हमारे बोलते हैं कि सरकार चाहती नहीं है भर्ती पूरी करवाना, अगर चाहे तो ये अर्ली हियरिंग में कभी भी हो सकती है। ठीक है, वकील साहब ये बोल रहे हैं जिन भी कैंडिडेट की तरफ से हम केस लड़ रहे हैं तो कैंडिडेट कभी मना नहीं करेंगे, सरकार हमारे को बुलाए, हमारे साथ मीटिंग भी करे तो हम उसी
टाइम मतलब केस डिसमिस हो सकता है, मतलब जो स्टूडेंट की जेन्युइन मांग है वो कंप्लीट हो जाए तो केस डिसमिस हो जाएगा। मतलब आपको 19 की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, 19 दिसंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें नेचुरल है, आई थिंक सरकार नहीं चाहती। अभी एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, फिर मेन पॉइंट बताऊंगा। अब जो हमारे 9 ग्रुप के एग्जाम होने हैं तो उनमें तो 2 गुना से भी कम है, लेकिन सरकार उन एग्जाम की परमिशन भी नहीं ले रही है। वकील साहब ने खुद बोला है कि सरकार चाहती तो उनकी परमिशन इजीली ले सकती थी कोर्ट में, लेकिन उन्होंने नहीं ली है और अभी भी नहीं ले रही है। जो आपको बोल रहे थे ना मतलब अर्ली हियरिंग लेगी, अर्जी लगेगी, अभी तक तो अर्जी लगी नहीं है, कब लगेगी वो देखो ना आप। ग्रुप डी पे अटक गया, आपको समझ में आ गया होगा केस। अब मेन मुद्दा कहाँ है केस, जैसे कि हमारे वकील साहब ने भी बोला, अगर सरकार चाहे ना, अब कई तो ऐसे होते हैं कैंडिडेट जिन्होंने ना तो कोई एग्जाम देना है, ना कोई मतलब है थोड़ा, ना वो कभी पास हो सकते, तो बोलते हैं कि सर 3,59,000 की तो मतलब वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकती फिजिकली। वकील साहब ने खुद बोला ना, टीजीटी वालों की 2 दिन में धुआं सा उठा दिया था, 3 दिन में, तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पावर इनके पास है, पटवारी इनके पास है, नंबरदार इनके पास है, सब कुछ इसके पास है, चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती है। फिर केस हमारा अटका क्यों है, सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन की वजह से केस अटका हुआ। किस वजह से, यही 5 नंबर जो आपके यहाँ पूरा नाश करके रखा है। क्या, क्यों? पहले तो सीएटी क्वालिफाई में 5 नंबर दे दिए गए, दे दिए, उसमें 5 नंबर देके कैंडिडेट बैठ गया गलत तरीके से, वेरिफिकेशन कुछ नहीं हुई, गलत तरीके से एग्जाम दे दिया। उसके बाद में इनको पता लग रहा है कि गलत तरीके से बैठे हैं कैंडिडेट, फिर क्या उखाड़ लिया इन्होंने, हो गए 5 नंबर उसमें भी दे दिए। फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारा सीएटी मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी नंबर दे दिए, सब में नंबर ही नंबर बांट रहे हैं ये। तो ये मुद्दा है, गड़बड़ा है, जिसका कोर्ट केस है। दोनों में नंबर दे रहे हैं, उसमें भी दे रहे हैं, प्लस उसमें भी दे रहे हैं, उसमें भी गलत कैंडिडेट बैठ रहे हैं, और इसमें भी फिर मतलब फेयरली सिलेक्शन नहीं होगा, गलती होगा। तो कहने का मतलब क्या है पूरा, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे मोटा केस है, एक यही केस है सबसे ज्यादा, बाकी कोई अदर केस नथिंग है, और केस नहीं, आप इसी को मानो। वकील साहब ने बोला एक यही केस है, बाकी कोई केस नहीं है इस भर्ती पे, है लेकिन वो माइनर है, वो जीरो है, ठीक है वो माइनर है, जीरो है, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो सरकार का एक तो ये फंडा है भाई, आप देखो कि सब में 5-5 नंबर दे रहे हैं, किसी में 2, किसी में 2.5, तमाशा बना रखा है। अब एक ही चीज, जो हमारा सीएटी क्वालिफाई में 5 नंबर देके गलत तरीके से इन्होंने सीएटी मेंस का एग्जाम ले लिया, और जो एक कैंडिडेट जेन्युइन था वो रह गया, तो उसका क्या, मेन पॉइंट है ये। उसके बाद में कई ऐसी कैटेगरीज भी आ जाती हैं, जो वकील साहब ने भी खुद बोला कोर्ट में, हमारा जो रितु बेरी जी है उनके सामने भी पुटअप किया गया, क्योंकि नहीं उनको पता नहीं था। और आई थिंक 19 दिसंबर को क्या पता कोई अनदर जज आ जाए उस टाइम पे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। तो उनको एक एक पॉइंट बताया गया, आई थिंक उनको समझ में आ गया। अब जो अभी कई लिस्ट ऐसी हैं, कई पोस्ट ऐसी हैं, जैसे कानून को, उसमें आप कानून को कैसे, अब जो हमारा पहले से पटवारी है, जो पहले पटवारी नौकरी कर रहा है और जिसकी क्वालिफिकेशन है पास है, तो वो एग्जाम दे सकता है, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, नहीं मिल सकते। अब कई ऐसे भी पहले मतलब कई ऐसी वैकेंसीज थी जिसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन करके बीए वाले को पोस्ट पकड़ा दी गई, और बाद में विभाग में उसको आई थिंक एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर वो कोर्ट में घूमते रहे केस, क्या इनको पता नहीं है। सबसे पहले पोस्ट वाइज आप मतलब जिसकी जो क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, कई ऐसी पोस्ट है भाई, इकोनॉमिक्स मांगी है, सोशियोलॉजी मांगी है, किसी में कुछ मांगा है, तो आप स्पेशली उस पोस्ट के अनुसार आप बंदों को ले जाइए ना, फिर तो वो पोस्ट खाली रहनी है। फायर ऑपरेटर बोलो, कोई भी बोलो, तो फिर तो वो खाली रहनी है। मतलब क्या तमाशा हो रहा है, क्या किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं है, समझ में नहीं रही है। आई थिंक इस हिसाब से तो लग रहा है नॉलेज नहीं है, आंखों पे पट्टी बंदी हुई है सबके, तभी तो कोर्ट में केस जा रहे हैं, नहीं तो कोर्ट में केस जाना ही नहीं थे। ठीक है, कोर्ट में केस जाना ही नहीं थे, आप बेटर तरीके से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर हमारे वकील साहब ने खुद बोला है, हमारे आई थिंक धूल साहब और अंकुर सिद्धार्थ जो हमारे एक्स सर्विसमैन का केस लड़ रहे हैं, और जो डीएसएम का केस लड़ रहे हैं रजत मोर जी, तो वो बोले कि यार फनी अंदाज है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एक्स सर्विसमैन और डीएसएम दोनों ही फौजी, एक फौजी के बच्चे और एक तरफ फौजी, दोनों को कैटेगरी में खड़ा कर दिया। अब रितु बेरी जी बोल रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, एक तरफ तो फौजी के बच्चे हो गए, एक तरफ फौजी खुद प्रेजेंट हो गए, मतलब तमाशा क्या है, दोनों को आपस में लड़ा दिया, तो क्या तमाशा है, कोई मतलब बनता ही नहीं है, पॉलिसी ही नहीं है इस तरीके से, कहां से पॉलिसी पैदा कर दी इन्होंने रात ही रात में। फिर इन्होंने रिजल्ट भी रिवाइज कर दिया, तो क्या है मतलब, ये पॉलिसी तो है ही नहीं है। खुद धूल साहब बोल रहे हैं भाई एक्स सर्विसमैन को प्रायोरिटी होती है फर्स्टली, उसके बाद में होता है हमारा जो आई थिंक डीएसएम। तो ये चीजें, यही पॉलिसी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि दोनों को खड़े कर दिया। पहले तो डीएसएम कोर्ट में थे ही नहीं, फिर अचानक से उन्होंने को किसी ने बोला होगा, वो कोर्ट में केस आ गए। तो दो, एक तरफ से अंकुर सिद्धार्थ और धूल साहब
एक्स सर्विसमैन की तरफ से खड़े हो गए और फिर वो रजत मोर्जी एडीएसएम की तरफ से। अब क्या मुद्दा है ये देखिए। अब कोर्ट मतलब ये केस माइनर है, इसका होगा क्या, सोल्यूशन भी बता दिया। इसका होगा क्या, दोनों की लिस्ट अलग अलग लग जाएगी और दैट्स इट, हो गया। दोनों की लिस्ट अलग अलग लग जाएगी, एक्स सर्विसमैन की अलग हो जाएगी और उसकी अलग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरा कचरा एक में ही मिला दिया। ठीक है, और पूरा कचरा मिला है तभी ये ऐसा हुआ है कि किसी कैटेगरी में तो 4 गुना ले लिए, किसी में 8, किसी में 10। तो यही चीजें हैं भाई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसा बताया है कि अगर सरकार चाहे ना तो सॉर्ट आउट बहुत जल्दी हो सकता है। वकील साहब ने खुद बोला कि सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से चलता रहे तो 19 को भी क्या सॉर्ट आउट होगा, कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि 19 को भी सॉर्ट आउट होगा इस तरीके से। तो आई थिंक बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यही थे कोर्ट केस हैं, इसके अलावा थोड़े बहुत और हैं तो वो माइनर है, कोई मायने नहीं रखते। अब क्या ग्रुप डी की कट ऑफ और क्या सी मेंस की कट ऑफ और क्या नेक्स्ट एग्जाम और क्या अगला सीएटी, जो ये बोल रहे हैं जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और आई थिंक मार्च तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, और क्या अगली वैकेंसीज जो 50 से 60 हजार वैकेंसीज आने वाली है, पहली तो फिलअप कर लो तुम। जितनी बोल सकते हैं बदीन माटी अब भी हुई है ना, इतनी तो कभी नहीं हुई। थोड़ा घसीट के रख दिया। और सबसे मेन चीज पता है क्या, सीएम साहब को नॉलेज नहीं है किसी की, ना कोई उनको बताता है, जो नीचे वाले उनको बता देते हैं उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीजें आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा, समझ में आ गया। शॉर्ट्स में रिपीट कर देता हूं दोबारा से, ग्रुप डी पे स्टे लग गया है भाई। रिजल्ट आई थिंक स्टे किस चीज का, कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो स्टे ही है। 100 नंबर में से आप रिजल्ट निकाल नहीं सकते और 95 में से आप निकाल सकते हैं। डीवी आपकी होगी नहीं, ऊपर वाले 40 को उठा लो और फिर लगा दो मेरिट। होगा क्या, इस हिसाब से पूरे ग्रुप डी वाले खाली हो जाएंगे। अगर सी की जैसे बाद में करते हैं ना सी का, तो पूरे ग्रुप डी के सी में चले जाएंगे, पूरी वैकेंसीज खाली होने वाली हैं। 56-57 का मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से क्या मैटर होगा, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, तो अफवाहों से बचिए आप। आई थिंक मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी तो देखिए क्या होता है। आई थिंक मुझे इतना ही बोलना था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।